हेलो स्टूडेंट, जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पंवारों का प्रशासन, क्योंकि पंवारों का राजनीतिक इतिहास पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये प्रशासन से संबंधित जो क्वेश्चन है, बेसिकली सिविल सर्विस में देखते हैं, पीसीएस में, मेंस आदि में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और यहाँ से भी कुछ फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगे। तो अब शुरू करते हैं। पंवारों का प्रशासन, पंवार वंश का प्रशासन। प्रशासन देखिए, इनका जो प्रशासन है, प्रशासन बहुत ही अच्छा था। देखिए, अच्छा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इनके पास केवल एक चांदपुर गढ़ था, चांदपुर गढ़ था, और इन्होंने 52 गढ़ों को जीतकर गढ़वाल का निर्माण किया। अर्थात ये जो पश्चिमी उत्तराखंड पर इन्होंने लंबे समय तक शासन किया। और देखिए, यहाँ के जो शासक हैं, इनकी जो विशेषता है, ये अच्छे योद्धा भी रहे हुए हैं। ये कूटनीतिक भी हुए हैं। ये वीर थे और साहसी आदि थे। तभी तो देखते हैं कि इनके जो चारों ओर शत्रु थे। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं, उत्तर की, तो देखिए तिब्बत से इन्हें खतरा था, तिब्बत से। अगर हम साउथ की बात करते हैं तो रोहिलों के आक्रमण होते थे, रोहिले। अगर हम वेस्ट यानी पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम, यहाँ चंदों के भी आक्रमण होते थे, और इसके साथ साथ मुगलों के भी आक्रमण हुए। जैसे हम देखते हैं कि पृथ्वीपति शाह के समय मुगलों का आक्रमण हुआ, शाहजहां के माध्यम से या शाहजहां के द्वारा कराया गया था। इसी को कंटिन्यू करते हुए देखिए, यहाँ के जो राजा, ये प्रजा का ध्यान रखते थे, प्रजा के धार्मिक जो भावनाएं होती थी उनका ध्यान रखते थे। इसके साथ साथ इन्होंने विद्वानों को भी संरक्षण दिया। ये सेकुलर यानी धर्म सहिष्णु भी थे, यानी प्रजा हित को इन्होंने सर्वोपरि माना है। यहाँ का जो राजा है, ये बिल्कुल भी निरंकुश नहीं था, बल्कि जो बड़े पदाधिकारी होते थे, इनके परामर्श से शासन करता था। यानी ये जो शासन करता है, जो राज्य के अंदर बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, उनसे परामर्श लेता है। तो यहां पर कुछ पदाधिकारियों के नाम आए हैं। पदाधिकारियों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दीवान, वजीर है, फौजदार, गोलदार, वकील, नेगी, सोदी, धर्माधिकारी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है दफ्तरी। तो देखिए, यहां पर इतने अधिकारी होते थे। तो यहां का जो राजा है, इन लोगों से परामर्श लेता था शासन करने में। अब इन पदाधिकारियों के काम क्या क्या होते थे, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां राज्य का सर्वेसर्वा राजा होता था, लेकिन राजा के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी था, उसका नाम मुख्तार था, और ये मुख्तार दीवान और वजीर की हैसियत से कार्य करता था, यानी एज ए सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री की हैसियत से कार्य करता था। और यदि राजा अयोग्य है, तो ऐसी स्थिति में राज्य की जो शक्ति है वो मुख्तार के हाथों में आ जाती थी। अब हम देखते हैं दफ्तरी। देखिए, दफ्तरी, इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, दफ्तर बना ऑफिस से, यानी ये एक तरीके से क्या है, सेक्रेटरीट, यानी इसका जो कार्यालय है, ये सचिवालय की भांति कार्य करता है। और इसके कार्यालय में, यानी इस सचिवालय में भूमि संबंधी रिकॉर्ड आदि, आंकड़े, डाटा जो भी है, वो सब इसी के पास होते थे। नेगी, ये जो नेगी है, ये कुलीन जो वर्ग है, या कुलीन परिवारों का ये प्रतिनिधि होता था। और इसके साथ साथ इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसका जो पद है, ये हेरिडिटी यानी वंशानुगत था। वकील,
ये जो वकील है, वकील ये एक दूत, एम्बेसडर, उसका काम करता था। ये फौजदार की यदि हम बात करते हैं, फौजदार देखिए एक सैनिक अधिकारी है, सैनिक अधिकारी है, और इसकी जो नियुक्ति होती थी बेसिकली ये परगनों में होती थी, परगनों में। एक नाम आया है यहां पर गोलदार। ये जो गोलदार है, गोलदार, ये जो राज परिवार है, राज परिवार, परिवार और राजकोष, राजकोष, इसकी सुरक्षा का जो दायित्व था ये गोलदार के पास होता था। जैसे सोदी है, सोदी एक छोटा कर्मचारी होता था। सोदी का काम होता था कि राजमहल में रसोई, किचन की देखरेख करना, उसका कार्य होता था। अब हम इनके मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर चलेंगे। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन यानी इनका सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन। देखिए इनके पास दो प्रकार की सेना है मात्र, एक पैदल सेना है, पैदल सेना, सेना, और एक अश्व सेना है, अश्व सेना। सेना इनकी अच्छी दुरुस्त थी, तभी तो इनके चारों ओर जो शत्रु थे उससे अपने राज्य की सुरक्षा कर पाए। इसके साथ साथ इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। इसके साथ साथ देखिए छोटा सा एक चांदपुर गढ़ था, और चांदपुर गढ़ से 52 गढ़ों को जीतकर अपना एक पूरा गढ़वाल राज्य बनाया। तो अच्छी सेना के माध्यम से ही ऐसा हुआ। तो यहाँ पर जो सैनिकों की नियुक्ति होती थी, सैनिकों की जो नियुक्ति है, नियुक्ति, ये फौजदार, फौजदार और दूसरा नाम है गोलदार, ये नियुक्ति करते थे, नियुक्ति करते थे। देखिए इनके पास तलवार, तलवार, बंदूक, भाले आदि इनके हथियार थे। यहां पर जो सैनिक बहादुरी का काम करता था, बहादुरी का जो कार्य करता था, उसे राजा पुरस्कार के रूप में, अवार्ड के रूप में भूमि का एक टुकड़ा देता था, और इस भूमि के टुकड़े को हम रोंत कहते थे, रोंत। तो देखिए स्टूडेंट्स, यही जो क्वेश्चन आपके सामने आया कि रोंत किसे कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बन जाता है, उसे रोंत कहते थे। अब हम लेकर चलते हैं इनकी जुडिशियरी, जुडिशियरी यानी न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन। देखिए यहां जो न्याय प्रशासन है, इसमें ये पंचायतों के द्वारा न्याय होता था, पंचायतों के द्वारा यहां न्याय होता था, न्याय होता था। लेकिन इसमें साधारण मामले आते थे। जो साधारण मामले हैं वो पंचायतों के माध्यम से निपटाए जाते थे, और इसकी विशेषता ये थी कि दोनों पक्ष जो हैं, दोनों पक्षों को निर्णय मानना होता था, निर्णय मानना होता था। लेकिन जो गंभीर मामले हैं, गंभीर जो मामले हैं, ये फौजदार, फौजदार और एक दूसरा नाम गोलदार है, इनकी भी अदालत है गोलदार, ये इनके द्वारा निपटाए जाते हैं। तो सामान्य मामले ग्राम स्तर पर जो पंचायतें होती हैं उनके द्वारा निपटाए जाते हैं। गंभीर मामले जो होते हैं वो फौजदार और गोलदार की अदालत में आते थे। लेकिन यहां पर जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, ये राजा का दरबार होता था, राजा का दरबार, दरबार देखिए, और चीफ जस्टिस यहां पर राजा होता था, राजा। तो राजा के पास जो मामले आते थे उसमें एक हत्या, डकैती, हत्या, डकैती और राजद्रोह जैसे मामले आते थे। तो ये जो मामले हैं ये राजा के पास आते थे। जो सामान्य मामले हैं, जैसे मैंने बताया कि जो साधारण से मामले आए, इसमें जो प्लेसमेंट दिया जाता था, दंड दिया जाता था, बेसिकली इसमें आर्थिक जुर्माने होते थे, आर्थिक जुर्माना होता था, जुर्माना होता था। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या करता था, ब्राह्मण की यदि हत्या से संबंधित कोई वाद आता था तो उसे देश निकाला दिया जाता था, देश निकाला दिया जाता था, देश निकाला। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है आपको, यदि हत्या से संबंधित मामला है, हत्या से संबंधित मामला है और राजद्रोह से संबंधित जो मामला है, इसमें मृत्यु दंड का भी विधान था, मृत्यु दंड। बेसिकली हत्या से तात्पर्य यहां पर मैं इंडिकेट कर रहा हूं आपको, माफी चाहता हूं, गो हत्या। यदि गो हत्या की जाती थी
और राजद्रोह किया जाता था तो ऐसे में मृत्युदंड का विधान था। कहा तो ये भी जाता है कि अंगभंग भी किया जाता था। यदि कोई चोरी करता था तो उसके हाथ काट लिए जाते थे और अपराधों का पता लगाने के लिए यहाँ पर दिव्य परीक्षाओं का भी प्रावधान था। अब यहाँ पर जो उच्चाधिकारी मैंने आपको बताए हैं, इनके अगर हम वेतन की बात करते हैं तो इनका जो वेतन है, वेतन देखिए, इनका जो वेतन है ये एक जागीर के रूप में दिया जाता था, जागीर के रूप में दिया जाता था। लेकिन जो छोटे जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी, इन कर्मचारियों को व्यय के लिए कुछ नकद देने का भी प्रावधान था, कुछ नकद भी दिया जाता था। अब इनकी सोर्स ऑफ इनकम हम देखेंगे, यानी आर्थिक जीवन जो होता है, सोर्स ऑफ इनकम का मतलब यहां पर राज्य की आय का क्या स्रोत था। तो आय के साधन, देखिए स्टूडेंट्स, जो आय के साधन है उसमें जो मुख्य साधन है ये भू राजस्व था। भू राजस्व, भू राजस्व। यहां का जो राजा है इसे भूमि का स्वामी माना गया है, यानी राजा भूस्वामी होता था, स्वामी होता था। राजा को अधिकार है कि वो किसी भी भूमि को किसी भी व्यक्ति को डोनेट कर सकता था, दान कर सकता था। लेकिन यहां पर जो दान देता है राजा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनकर आ रहा है। यहां दो प्रकार के दान होते हैं, एक होता है रोंत, और एक होता है संकल्प। देखिए रोंत जो है ये वीर सैनिकों को पुरस्कार के रूप में दिया जाता था, भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था। लेकिन ये टेम्पररी सेटलमेंट यानी अस्थायी व्यवस्था थी, अस्थायी व्यवस्था है। अर्थात अस्थायी का मतलब राजा यदि चाहें तो रोंत के रूप में जो भूमि दान की गई है उसको वापस ले सकता था। लेकिन संकल्प, देखिए संकल्प जो होती थी ये धार्मिक उद्देश्य और शैक्षणिक उद्देश्य से दान दी जाती थी। ये मंदिरों को दी जाती है, मंदिर, ब्राह्मण को दी जा सकती है, ब्राह्मण, और इसके साथ साथ विद्वानों को दी जा सकती है। देखिए इन्होंने विद्वानों को भी संरक्षण दिया है। जैसे मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि जो मानसाहा है उसके दरबार में भरत कवि रहता था जिसने मानोद्य काव्य की रचना की थी जो संस्कृत में है। ये वही भरत कवि है जिसे ज्योतिषा राय की उपाधि जागीर ने दी थी। तो देखिए दी जाती थी, और ये एक स्थायी व्यवस्था थी। स्थायी व्यवस्था है, यानी जब भूमि दान दी जाती है तो ये परमानेंट दी जाती है, यानी इसको वापस नहीं लिया जाता था। यहां जो राजा है ये जमींदारों को भूमि देता था। देखिए ये जो जमींदार है, जमींदार के लिए यहां पर एक फैक्ट आया है। जमींदार के लिए एक वर्ड यूज हुआ है और उसे थात कहते हैं, थात। जमींदार को थात कहते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि थात किसे कहा जाए, किसके लिए वर्ड यूज हुआ है, तो जमींदार। और ये जमींदार जो हैं ये भू राजस्व एकत्र करते थे, भू राजस्व ये एकत्र करते हैं और एकत्र करके राजकोष में जमा करते थे, राजकोष में जमा करते थे। यदि हम ग्राम स्तर पर देखते हैं, ग्राम स्तर पर, तो यहां पर गांव का जो प्रधान है, प्रधान ये कर वसूल करता था, कर वसूलता था। यहां पर जो कर की दर रही है, कर की दर देखिए 1/3 से लेकर के 1/2 तक इनके कर की दर थी। और यहां पर जो कर लिया जाता था ये मेजरमेंट, माप के आधार पर लिया जाता था। और भूमि की माप की जो इकाई थी ये नाली थी, नाली। लेकिन यदि अकाल आदि होता था तो ऐसी स्थिति में यहाँ के जो शासक हैं ये कर माफ कर देते थे। तो देखिए राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व है। वैसे देखा जाए तो ये 68 प्रकार के कर लेते थे। छोटे छोटे अन्य कर भी हैं लेकिन वे कष्टदायी कर नहीं थे। राज्य को यहाँ पर फॉरेस्ट यानी वनों से आय होती थी, खनन यानी माइंस, खनन से भी आय प्राप्त होती थी। इसके साथ साथ राज्य आर्थिक जुर्माने भी करता था, आर्थिक जुर्माने।
आर्थिक जुर्मानों से भी आय प्राप्त होती थी। तो पवारों का जो प्रशासन, चूंकि एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो मैंने आपको पदाधिकारी बताए हैं, जैसे वकील बताया है, नेगी बताया, दफ्तरी, है ना, और मुख्तार बताया है, गोलदार, फौजदार आदि जो होते थे, इनके काम क्या होते थे, रोंत क्या है, थात क्या है, संकल्प क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, उनको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, और ये क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू।